Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kiani and I welcome you all in the next session of the Tips Academy. अच्छा, हम लोग लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। SEO पैरा के लिए जो एग्ज़ाम होना है, लॉ का पोर्शन है, उसमें आने वाले डिफरेंट लॉज में नेक्स्ट लॉ जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट। होर्डिंग क्या होता है जनाब? होर्डिंग होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ठीक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किए जाने के जितनी भी अशिया जिनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सकती है की जाती है, उनके खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो एक्ट एक जारी हुआ था, ये एक्ट 2020 में आया था जनाब। और बेसिकली ये जब कोरोना का टाइम था उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की किल्लत होना शुरू हो गई थी। मार्केट में जो चीज़ें थी, रेलिवेंट चीज़ें थी, जो ज़रूरी अशिया थी, उनका स्टॉक करके लोगों ने रखना शुरू कर दिया था, उनको होल्ड करना शुरू कर दिया था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी। तो तब इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पेश आई थी और अब मेरे ख्याल से ये एक्ट मनसूख हो चुका है। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक और आगे जाके पता चलता है कि मनसूख हो गया, ये चल रहा है। इंट्रोडक्शन। टाइटल क्या है जनाब इस एक्ट का? द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ये पास हुआ था पंजाब असेंबली में कब? 15 जुलाई 2020 को पास हुआ था। असेंट हुआ था गवर्नर ऑफ पंजाब, मतलब गवर्नर ऑफ पंजाब के पास भेजा गया था जब उसने साइन किया था। तब क्या डेट थी? 28 जुलाई 2020 को हुआ था। और ये पब्लिश जब हुआ था बाकायदा तौर पर, जब ये शाया किया गया था, तब क्या डेट थी? 11 अगस्त 2020। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, कब पास हुआ, कब असेंट हुआ, कब ये पब्लिश हुआ, ये MCQs आते हैं। सो इन पे फोकस रहिएगा, ठीक है। ये डेट्स मिक्स नहीं कर रही कि पास कब हुआ पंजाब असेंबली में। कोई भी बिल होता है, कोई भी एक्ट होता है, पहले वो पास होता है, पास होने के बाद उसको गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और तीसरा स्टेप ये होता है कि उसको पब्लिश किया जाता है या उसको शाया किया जाता है या जारी किया जाता है फॉर ऑफिशियल यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं जनाब? पास कब हुआ था? पास 15 जुलाई 2020 को हुआ था। गवर्नर ने कब साइन किए, उसके पास कब गया था? 28 जुलाई 2020। और पब्लिश कब हुआ था? 11 अगस्त 2020 को। इस एक्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या था इसको लाने के लिए? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन आर्टिकल्स। कुछ मखसूस अशिया उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ममानत या उसको उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रोकने के लिए इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, होर्डिंग का मीनिंग क्या है जनाब? होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। शॉर्ट टाइटल इसका देखते हैं जनाब। आर्टिकल 1 या सेक्शन 1 है इसका हमारे पास। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। द एक्ट में बी साइटेड एज, इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। इसका जरा इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ तक है, मतलब इसका हदूद अरबा कहाँ पे जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? ये पूरे पंजाब में होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। आर्टिकल सेक्शन 2 हमारे पास आ जाता है जनाब डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में डिफरेंट हमारे पास जो इस सेक्शन या इस एक्ट में डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज होंगे, उनसे क्या मुराद ली जाएगी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जनाब आर्टिकल। जहां जहां लफ्ज आर्टिकल यूज होगा, ठीक है, उसमें वो आर्टिकल्स या वो अशिया होंगी जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल हम एक्ट के एंड पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो शेड्यूल का हिस्सा हैं। ठीक है, जहाँ पे आर्टिकल का नाम लाया जाएगा वहां पे मुराद क्या है? शेड्यूल में दर्ज अशिया। कोड से मुराद वही हमेशा की तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। डीलर से क्या मुराद है जनाब? मींस एनी पर्सन, ट्रेडर, पार्टनरशिप, फर्म, वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। हर वो शख्स ट्रेड करने वाला, ठीक है, लेन देन करने वाला, पार्टनरशिप वाला, ठीक है, या कोई फर्म, चाहे वो कहीं पे दर्ज है, मतलब रजिस्टर्ड है या नहीं दर्ज या गैर रजिस्टर्ड है। एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, कुछ मखसूस लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, और इंडिविजुअल्स और इंफरादी तौर पर भी लोग हो सकते हैं, या कंपनियां भी हो सकती हैं, एजेंट भी हो सकते हैं। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेजिंग। कौन से लोग हैं ये सारे? ये वो लोग हैं जिनका कारोबार क्या है? चीजें खरीदना, सेलिंग, बेचना, स्टॉकिंग या उनको जखीरा करना ऑफ एनी आर्टिकल एंड इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, पैकेजर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर ऑफ सच आर्टिकल। डीलर से मुराद हर वो शख्स, हर वो कंपनी, हर वो लेन देन करने वाला, हर वो कारोबारी शख्स, ग्रुप या एसोसिएशन जो कि क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं, स्टॉक करते हैं, बनाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको दरामद या बरामद करते हैं, या उसके होल सेलर हैं या रिटेलर हैं, वो डीलर की कैटेगरी में आएंगे। गवर्नमेंट से मुराद जनाब जहाँ पे लफ्ज गवर्नमेंट इस्तेमाल होगा, मतलब क्लियर कट है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। होर्ड या होर्डिंग, इट मीन्स स्टॉकिंग और स्टोरिंग एनीथिंग। होर्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉक करना, किसी चीज को जमा कर लेना, किसी चीज की जखीरा अंदोजी कर देना। इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, किसमें?
कि बहुत ज्यादा मिकदार में आप अपने पास किसी चीज का स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। और इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब क्लॉज 1, होर्ड और होर्डिंग शैल मीन स्टॉकिंग और accumulation of articles without offering such articles for sale despite there being a demand by consumer। दो चीजें जनाब, होर्डिंग का एक जनरल मतलब है, जनरल मतलब क्या कहता है जनाब कि किसी भी चीज की जखीरा अंदोजी कर लेना, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो उस वक्त जरूरत है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको बल्क में अपने पास उसको एक मखसूस मिकदार में अपने पास जमा कर लेते हैं और उसको बेचने से रुक जाते हैं या उसको नहीं बेच रहे होते जबकि लोगों को उसकी जरूरत होती है। एफ में आ जाता है ऑफिसर। ऑफिसर कौन सा बंदा है जनाब, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऑफिसर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जारी करदा रूल्स। और सेक्शन 3 आ जाता है हमारे पास ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, जिसने ये जुर्म किया, कौन सा जुर्म किया, जखीरा अंदोजी का, होर्डिंग का। Any dealer who is found to hoard any article shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment। जो भी शख्स इस एक्ट के तहत जखीरा अंदोजी का मुर्तकिब होगा उसको सिंपल पनिशमेंट दी जाएगी। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पीपीसी में भी कि पनिशमेंट दो तरह की होती है हमारे पास, रिगरस होती है और सिंपल पनिशमेंट होती है। सिंपल पनिशमेंट के आम सजा है कि कैद काटेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। रिगरस पनिशमेंट क्या होती है, कैद बामुशक्कत। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसको सिंपल पनिशमेंट होगी कितने अरसे के लिए, अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक, अप टू 3 ईयर्स, एग्जैक्टली 3 साल नहीं, 3 साल तक है, मतलब एक दिन भी हो सकती है, एक हफ्ता भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है, एक साल भी हो सकती है, और लेकिन मैक्सिमम क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक होगी। एंड फाइन इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। जो आर्टिकल उसने स्टॉक किया हुआ था, जखीरा अंदोजी की हुई थी या होल्ड किया हुआ था, उसकी जितनी मालियत है उसका 50% उसको जुर्माना होगा, ठीक है। अब हो सकता है उसने खाली 10-10 रुपए वाले मास्क रखे हुए हैं और वो 150 की बात तो नहीं होती, वो जखीरा अंदोजी में नहीं आती, उसने लाखों में मास्क रखे हुए, लाखों में डब्बे रखे हुए, हजारों में डब्बे रखे हुए, तो वो जितने भी उसके पास निकलेंगे उनकी जितनी कुल मालियत बनेगी उसका 50% उसको जुर्माना हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स फॉर सच फॉर द पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी डिटरमिन्ड इन द मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। वो दिए गए पैमाने के तहत उसकी कीमत देखी जाएगी और जज की जाएगी। सेक्शन 4 है पावर टू सर्च फॉर एंड सीयर ऑफ आर्टिकल। सीयर होता है जनाब किसी चीज को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत किसके पास ये अथॉरिटी है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जगह जाकर जखीरा अंदोजी को चेक करने के लिए क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, तलाश कर सकता है, या फिर जखीरा अंदोज किए हुए आर्टिकल्स को या अशिया को जब्त करने का इख्तियार रखता है। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है जनाब, व्हेन एन ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट, जब किसी शख्स के पास बाकायदा वजूहात मौजूद हैं कि उसको शक शुबा हो रहा है, ईदर अपॉन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन और इन ऑन हिज ओन, किसी दूसरे ने उसको बताया या उसको खुद ही कहीं डाउट हो रहा है, दैट देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से किसी एक सेक्शन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कॉन्ट्रावेंशन मतलब खिलाफ वर्जी। ही में, अब वो क्या कर सकता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज सस्पिशन, अपने शक की वजूहात को वो पहले लिखेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, तहरीरी तौर पे, क्या ग्राउंड्स ऑफ हिज सस्पिशन की उसको किस वजह से शक हो रहा है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एंटर एंड सर्च, दाखिल होगा उस जगह में और उसकी तलाशी लेगा विदाउट एनी वारंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बगैर वारंट के दाखिल होकर तलाशी ली जा सकती है। एनी प्लेस वेयर डीलर कीप्स or is for the time being keeping any article accounts registers or any other related items or things, किस जगह की जनाब वो एंटर होकर तलाशी ले सकता है बगैर वारंट के, जहां भी उसको शक शुबा है कि डीलर ने क्या किया हुआ, उसने चीजें रखी हुई हैं छुपा के। अब चीजें कौन सी है जनाब, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हिसाब किताब भी हो सकता है। अपॉन एंट्री इन एंड सर्च ऑफ प्रीमिसेस अंडर सबसेक्शन 1 इफ आर्टिकल्स आर फाउंड, अगर वो किसी जगह दाखिल होता है और वहां पे आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल, जो शेड्यूल के तहत, इस एक्ट के शेड्यूल के तहत आर्टिकल्स मेंशन है, ठीक है। एट सच प्रीमिसेस इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो क्या होगा, द ऑफिसर शैल इमीडिएटली सीज, तो वो जो सरकारी अफसर होगा, ऑफिसर कौन है जनाब, हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशंस में, डीसी जो है ना वो हमारे पास होता है ऑफिसर होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो फौरन से पहले क्या करेगा, उन आइटम्स को सीज कर लेगा, उनको जब्त कर लेगा। The same and prepare a detailed report of the articles and other relevant material found during the search, तो क्या करेगा, जब उसने सीज कर लिया, जब्त कर लिया, उसके बाद वो एक लिस्ट आउट करेगा चीजों को और उनकी तफसीलात दर्ज करेगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स उसने सर्च किए, तलाश किए और क्या क्या उसको मिला।
द प्रिविजन ऑफ कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर एक्ट। ठीक है, सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सर्च वाला तरीकाकार बताया हुआ है वो इसमें इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे तलाशी के लिए वारंट रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, विदाउट वारंट तलाशी ली जा सकती है। सेक्शन 5 पावर टू ऑक्शन सीज आर्टिकल। अब जनाब उसने क्या किया, उसने आर्टिकल सारे जितने भी थे जो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी में जखीरा अंदोज हुए थे उसने जब्त कर लिए। जब्ती के बाद वो क्या करेगा, उनको नीलाम करेगा, ठीक है, ऑक्शन करेगा। नॉट withstanding any contained in anything contained in any other law of for the time being in force and in addition to the prosecution under this act। अब क्या कह रहा है, कोई भी और लॉ है उसको भूल जाना है, ठीक है, साइड पे रखते हुए ऑफिसर क्या करेगा जनाब, सेल द आर्टिकल सीज अंडर सेक्शन 4। पिछले सेक्शन के तहत जितने उसने आर्टिकल जब्त किए उनको क्या करेगा, सेल कर देगा। कैसे सेल करेगा, बाय ऑक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, नीलामी करेगा और उनको सेल कर देगा। अब सेल करने के बाद क्या होना है जनाब, द प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, जितनी भी आमदन होगी, प्रोसीड्स मतलब जो आमदनी जमा होगी हमारे पास उन चीजों की नीलामी से, उसको क्या करेगा, वो डिपॉजिट कर देगा कहां पे, द प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट, जिसमें मतलब जो अमाउंट जमा हो रही है उस पर प्रॉफिट लगता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद भी आगे दो कंडीशन मजीद आ जाती है। मतलब उसने क्या किया, उसने नीलामी की, नीलामी के बाद जितने पैसे आए, जितने उसको उसका मिले हैं, अमाउंट मिली है, उसने क्या करनी है, उसने नेशनल बैंक के प्रॉफिटेबल अकाउंट में उसको जमा करवा देना। अब आगे दो कंडीशंस कह रही हैं, द अक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन, जिस शख्स की चीजें जब्त करके नीलाम की गई हैं, अगर वो एक्विट हो जाता है, एक्विट मतलब बेल हो जाता है, मतलब उसको बरी कर दिया जाता है, तो क्या होगा, उसको द डिपॉजिटेड अमाउंट अलोंग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज टू द सेड अक्यूज्ड। तो वो जो नेशनल बैंक के प्रॉफिट अकाउंट में जमा थी रकम, वो रकम और उस पे जितना प्रॉफिट मिला वो सारा का सारा उस शख्स को वापस कर दिया जाएगा अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, द अक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन्ड इज कन्विक्टेड, कि उसको सजा दे दी जाती है, मतलब वो बरी नहीं होता, वो गिल्टी प्रूव हो जाता और उसको सजा दी जाती है। तब क्या होगा, द डिपॉजिटेड अमाउंट अलोंग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज्ड इनटू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो जितनी भी वो नीलामी से हासिल होने वाली रकम है और उस पर बैंक अकाउंट में लगने वाला जितना प्रॉफिट है वो किधर जाएगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर, मतलब सरकारी खजाने में चला जाएगा। सेक्शन 6 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, कि इस एक्ट के तहत जनाब किसके पास दायरा इख्तियार है इस एक्ट के कार्रवाई सुनने का, ठीक है, और ये नॉन बेलेबल है, मतलब इस पे आपको बेल नहीं हो सकती। Notwithstanding anything contained in the code, all offences punishable under this act shall be cognizable and non-bailable। सुनवाई का इख्तियार है लेकिन ये नाकाबिले जमानत है, नॉन बेलेबल है। सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है जनाब, द स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 8 shall take cognizance of the offence under this act upon written information by the officer। ऑफिसर क्या करेगा, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट जो जिले की सतह पर होता है, ठीक है, उसको वो तहरीरी तौर पर इसकी कार्रवाई करने के लिए या इस केस को सुनने के लिए दरख्वास्त देगा, जिसपे स्पेशल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आगे सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे स्पेशल मजिस्ट्रेट कौन है, उसके क्या इख्तियारात हैं, ठीक है, उसको वो इसको सुनेगा। एनी सब सेक्शन 3 क्या कहते हैं, एनी ऑफिसर में, कोई भी अफसर क्या कर सकता है, मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। इस एक्ट के तहत बगैर वारंट के कोई भी अफसर गिरफ्तारी कर सकता है, अगेंस्ट होम देयर इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। किस शख्स को गिरफ्तार करेगा, जिसके अगेंस्ट उसके पास बाकायदा नॉलेज है, कि उसको मालूम है कि ये शख्स क्या कर रहा है, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 7 ऑफेंसेस बाय कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। पीछे तो बात हुई कोई इंडिविजुअल्स थे, डीलर्स थे, उनके बारे में, अब बात हो रही है कॉर्पोरेशंस, बड़े पैमाने पे जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके बारे में। इफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म और एनी और अदर एसोसिएशंस और बॉडी ऑफ पर्संस और इंडिविजुअल्स, क्या होगा जनाब, किसी ने भी ऑफेंस किया तो कौन कौन रगड़ा जाएगा, कौन कौन इस एक्ट के तहत गेड़े में आएगा, या कौन कौन सा शख्स होगा जिसको इस एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। एवरी डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर और अदर ऑफिसर, द प्रिंसिपल, प्राइमरी और बेनिफिशियल ऑनर और एजेंट्स, ये सारे अफराद जो हैं उनको कसूरवार कंसीडर किया जाएगा और वो सजा के मुस्तहिक होंगे। देयर ऑफ शैल unless he proves that the contravention took place without his knowledge
जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता कि उसके इंफॉर्मेशन के बगैर उसकी मालूमात में नहीं था कि इस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, उसको पनिशेबल कंसीडर किया जाएगा। 8, पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली, ठीक है। इस एक्ट के तहत ऑफेंसेस को का ट्रायल कौन लेगा, कौन इन कार्रवाइयों को या इन जुराइम को सुनेगा। Notwithstanding anything contained in section 260 the code of the code offenses punishable under this act shall be tried by a special magistrate। कौन ट्राई करेगा इसको, कौन इसको सुनेगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट। कौन सा स्पेशल मजिस्ट्रेट, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 14A के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और वो क्या करेगा, इन समरी मैनर में इसको सुनेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होते। द ट्रायल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज। जो भी इसकी कार्रवाई सुन रहा होगा 30 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना है, ठीक है। जो स्पेशल मजिस्ट्रेट सुन रहा है केस, उसने 30 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड करना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ऊपर हमने पढ़ा था, वो समरी मैनर में कौन करेगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट सुनेगा, ठीक है। समरी मैनर क्या होता है, जिसमें जरूरी नहीं होता कि कोई भी शख्स सामने गवाह के तौर पर आए, कोई भी शख्स आगे बार बार बयान रिकॉर्ड करवाए। उसमें क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसकी बेसिस पर फैसला सुना दिया जाता है। 9, अपील का इख्तियार जनाब है, पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर दिस एक्ट मे फाइल एन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद इन 30 डेज ऑफ द सेड ऑर्डर। किसी भी शख्स को जब मुजरिम करार दिया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जनाब आप गिल्टी हो, आप मुजरिम साबित हो, तो उसके पास इख्तियार है कि वो अपील कर सकता है। वो अपील कहाँ पे करेगा, किन कोर्ट्स में करेगा, जिले कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज को करेगा, ठीक है। और कब करेगा, जब फैसला सुना दिया गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, अपील करेगा। और जो भी अपील होगी, सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं, एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज्ड विद इन 30 डेज। जो भी अपील की गई है वो अपील होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको उसका फैसला सुना दिया जाएगा। सेक्शन 10, रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर्स। जो भी शख्स इतला दहिंदा होगा, किस चीज का इतला दहिंदा है जनाब, होर्डिंग का या जखीरा अंदोजी का। कोई भी शख्स जब इन्फॉर्मर है, वो इन्फॉर्म कर रहा है, वो आपको इतला दे रहा है कि फलां जगह पे फलां शख्स जखीरा अंदोजी कर रहा है, तो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। वो क्या रिवॉर्ड होगा जनाब, एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी इन्फॉर्मेशन टू एन ऑफिसर with regard to any act of hoarding which results in a conviction and release of funds into the government exchequer shall be entitled to an award equivalent to 10% of the amount released to the government exchequer in such manner as may be prescribed। अब जनाब इसमें दो चीजें हैं। जिस शख्स ने इंफॉर्मेशन दी, हाँ इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगले शख्स को कन्विक्शन हुई, वो सजा याफ्ता हुआ, और कन्विक्शन के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाने में अमाउंट आई, तो वो जो अमाउंट आएगी उसका 10% किसको मिलेगा, इन्फॉर्मर को मिलेगा, और वो क्या होगा, वो उसका इनाम होगा। सेक्शन 11, इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशंस। एवरी डीलर शैल प्रोवाइड to the concerned officer such information regarding production, import, export, purchase, stock, sale or distribution of any of the articles as the officer may by an order in writing required। जब भी किसी ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह को जरूरत होगी तो वो क्या कहेगा, वो एक रिटन ऑर्डर देगा कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और हर किस्म का डीलर लायबल है या वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए। The officer may direct the owner or manufacturer of articles or owner and management of godowns, godowns होता है गोदाम जो होते हैं, ठीक है, और storage places, warehouses वगैरह, or their agents to declare stock of any particular item owned on or managed by them at their premises at any point in the time or at such periodical intervals as he may deem fit। जो ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह है, वो अथॉरिटी रखता है कि वो किसी भी डीलर को, मैन्युफैक्चरर को, ओनर को, मैनेजरियल स्टाफ को या वेयर हाउस के जो मालिक वगैरह है उनको कह सकता है कि किसी भी वक्त किसी भी एक चीज के बारे में पूछ सकता है कि उसका स्टॉक बताओ कितना है, और या फिर वो ये ऑर्डर दे सकता है कि पीरियडिकल, कि तुमने हर 2 महीने बाद मुझे स्टॉक की रिपोर्ट देनी है, ठीक है। या वो किसी भी एक मखसूस जगह के स्टॉक के बारे में पूछ सकता है कि ये फ्लां स्टॉक जो इस जगह पे पड़ा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। सबसेक्शन 3 कहता है द डिक्लेरेशन टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 2 शैल इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। उसमें क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं जनाब, स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू मतलब उसकी कुल कीमत कितनी है, डेट ऑफ परचेज, वो कब खरीदा गया, कॉपीज ऑफ प्रोक्योरमेंट इनवॉइसेस, जहां से खरीदा गया उसकी रसीदें,
इन एनी गिवन टाइम फ्रेम, किसी भी वक्त के अंदर, या वो टाइम पीरियड खुद बता सकते हैं कितने दिन के अंदर अंदर मुझे बताओ, या वो कह सकता है कि सेल या सेल के एग्रीमेंट्स दिखाए जाएं, ठीक है। द ऑफिसर सब सेक्शन 4 क्या कहता है, द ऑफिसर मे वेरीफाई द स्टॉक, ऑफिसर स्टॉक को भी वेरीफाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को भी कर सकता है, रजिस्टर्स को भी कर सकता है, किसी भी वक्त किसी भी जगह पे। वाइल कैरिंग आउट द वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, जब वो वेरिफिकेशन कर रहा होगा सब सेक्शन 4 के तहत जो हमने ऊपर पढ़ा, और अपॉन रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर सोर्स, या किसी और सोर्स से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, the officer may require the dealer, owner, manager of the godown or storage place to furnish the details of persons, shops, firms or companies etc. from whom the purchases have been made and to whom the sales have been made or to be made. वो ये भी इख्तियार रखता है कि वो आपसे कहे कि मुझे लिस्ट बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ से चीजें खरीदी और किन किन अफराद को या किन किन लोगों को या किन किन कंपनीज को आगे तुमने वो चीजें बेची हैं। सेक्शन 12 ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। अगर किसी शख्स ने क्या किया, फॉल्स रिपोर्टिंग, जो हमने कहा ना इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड मिलेगा, अगर किसी शख्स ने झूठी इतला दी है, ठीक है, या फिर उससे कोई चीज मांगी गई है, उसको कोई रिकॉर्ड दिखाने का कहा गया और वो नहीं दे सका, या किसी से इंफॉर्मेशन मांगी गई और उसने क्या किया, उसने गलत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी जनाब, लास्ट लाइन में अप टू 3 years एंड फाइन अप टू ₹1 million। उसको 3 साल तक की कैद हो सकती है, लेकिन ये सिंपल पनिशमेंट होगी, ठीक है। 3 साल तक की कैद और 1 million मतलब 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है फॉल्स इंफॉर्मेशन पे। 13 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। किसी की नीयत अच्छी है, अच्छी नीयत के तहत उसने कुछ किया है, तो उसको ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई टू चैलेंज एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट ऑन एनी ग्राउंड। कोई भी और दूसरा एक्ट या कानून इस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता। Section 14 action in aid of an officer. In giving effect to the provision of this act, an officer where he deems fit may seek the aid of law enforcement agencies. जहां पे डीसी साहब को या जो ऑफिसर इंचार्ज है जो कि इस होर्डिंग के अगेंस्ट कार्रवाई करने जा रहा है, जखीरा अंदोजी के अगेंस्ट कार्रवाई करने जा रहा है, वहां पे अगर उसको किसी भी इदारे की, सरकारी इदारे की सपोर्ट चाहिए, मतलब पुलिस की सपोर्ट चाहिए, उसको रेस्क्यू की सपोर्ट चाहिए, उसको किसी और किस्म के स्पेशल इदारे की सपोर्ट चाहिए, तो वो लायबल है कि वो उस इदारे को कॉल कर ले, ठीक है, उसको अपने साथ मिला ले। 15 पावर टू मेक रूल्स। अब इस एक्ट में कायदे और ज़वाबित बनाने का इख्तियार किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट से क्या मुराद थी जनाब, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, लेकिन वो क्या करेगी, वो कोई भी नया रूल बनाएगी तो वो नोटिफिकेशन देगी किसमें, ऑफिशियल गजट में, ठीक है। सेक्शन 16 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। दूसरे अगर यही चीज आ जाती है, होर्डिंग एक्ट में एक चीज आती है, वही चीज किसी और एक्ट में भी आती है, तो अहमियत किसको दी जाएगी, अहमियत हमेशा पंजाब होर्डिंग एक्ट को दी जाएगी, ठीक है। 2 लॉज में सेम चीज आ जाती है, तो जब इसके तहत कार्रवाई हो रही है तो इसी लॉ को अहमियत दी जाएगी। 17 पावर टू अमेंड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जो एंड पे लिस्ट है चीजों की जिनके लिए ये होर्डिंग एक्ट बना था, उसमें तब्दीली कौन ला सकता है, किसका इख्तियार है। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ठीक है, सरकारी गजट में वो नोटिफाई करेगा, और गवर्नमेंट मतलब हुकूमत पंजाब मे अमेंड द शेड्यूल सो एज टू ऐड और ओमिट फ्रॉम एनी एंट्री। कोई भी चीज उस लिस्ट में से निकाल सकती है और कोई भी चीज उस लिस्ट में डाल सकती है। 18 रिपील मतलब मनसूख हो जाना। ये एक्ट जनाब जो है ना, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020, ये हमारे पास रिपील हो चुका है, ये मनसूख हो चुका है। ये कोरोना के डेज में बना था क्योंकि लोगों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी थी आम जरूरत की अशिया को, तो उसके लिए ये बनाया गया था। ये आज गया जनाब शेड्यूल। शेड्यूल में वो सारी चीजें जिनको जखीरा अंदोज करने से ममानत थी इस एक्ट के तहत, चाय आ रही है, व्हाइट शुगर आ रहा है, मिल्क आ रहा है, पाउडर मिल्क आ रहा है, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स, छोटे बच्चों का जो दूध होता है, ठीक है, एडिबल ऑयल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजनेटेड और अदरवाइज, ठीक है, एरेटेड वाटर मतलब जो हमारे पास होता है प्योरिफाइड वाटर होता है, फ्रूट जूसेस, स्क्वाशेस, सॉल्ट, पोटैटोज, अनियन, पल्सेस, ऑल सॉर्ट ऑफ पल्सेस है, फिश वगैरह है, बीफ, मटन, एग्स, गुड, स्पाइसेस, रेड चिलीज, ड्रग्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, मैचेस, मैचेस मतलब माचिसें, कोल, केमिकल फर्टिलाइजर, पोल्ट्री, सीमेंट, पुट्टी मतलब वो जो कॉटन सीड्स नहीं होते जो हम रुई निकालते हैं कपास से, वो कॉटन लिंट धागा जो बनता है, ठीक है, कॉटन सीड्स एंड ऑल सॉर्ट्स, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, वूल, शॉडी और रॉ,
वूल मतलब जो भेड़ या शीप के ऊपर से हम लोग उतारते हैं उसको कह रहे हैं। कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, पैडी, पेस्टिसाइड्स, मीट ऑन हूफ, व्हीट फ्लोर, सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क, N95 मास्क, सैनिटाइजर, सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड एसोफ्रिल अल्कोहल। इनमें से कोई भी चीज, कोई भी शख्स खीरा अंदोजी करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये था जनाब हमारा आज का सेशन, और आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ नहीं भी आती, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, यू कैन कमेंट एंड यू कैन गेट इन टच ऑन व्हाट्सएप विद अस। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे आप एडमिन से कांटेक्ट करके किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना, फर्दर शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।